मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ओके, अब डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या है वो समझने से पहले हम देखते हैं ये कहाँ यूज होता है। ये यूज होता है इनसाइड द टॉपिक ऑफ अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशंस। अब आपको पता ही होगा फ्री वाइब्रेशंस मतलब क्या, कि ऐसे वाइब्रेशंस जब किसी बॉडी को हम एक बार एक्सटर्नल एक्साइटिंग फोर्स देने के बाद छोड़ दें तो वो खुद ब खुद अपनी फ्रीक्वेंसी के कारण वाइब्रेट होंगे। वैसे वाइब्रेशंस को हम फ्री वाइब्रेशंस कहते हैं। एंड अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशंस मींस वो वाइब्रेट होती बॉडी से जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो कम नहीं होती और कंटिन्यू रहती है, वैसी वाइब्रेटिंग सिस्टम को हम अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेटिंग सिस्टम कहते हैं। ओके, और जब हमें उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का डिटर्मिनेशन करना हो तब अलग अलग मेथड्स का यूज होता है। तो हमने इस वीडियो में देखा है डिटर्मिनेशन ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी बाय इक्विलिब्रियम मेथड, और ये इक्विलिब्रियम मेथड का ही दूसरा नाम है डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ओके, अब ये डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल कहता क्या है? ये कहता है कि जब कोई बॉडी या तो सिस्टम जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है उसके एक्सेलरेशन के कारण से, तब हम उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। और कैसे ला सकते हैं? तो एक इनर्शिया फोर्स उस पे एडमिट करके। अब डेफिनेशन उसकी पढ़ें तो अकॉर्डिंग टू डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, a body or a system which is not in a static equilibrium due to acceleration can be brought to a static equilibrium by introducing a inertia force on it. That means क्या, कि जब कोई भी बॉडी वो अपने वाइब्रेटरी मोशंस पे है जो अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रही है, तब उसे हमें अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लाना हो तो हम किसी इनर्शिया फोर्स के एप्लीकेशन की मदद से ला सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स थे वो रिजॉल्व हो जाएंगे हमारे इनर्शिया फोर्स के कारण, और अल्टीमेटली क्या होगा, हेंस इन अ वाइब्रेटिंग सिस्टम इज अ अलजेब्रिक सम ऑफ inertia forces and all the external forces on a system will be zero। तो एक सिस्टम पे जितने भी inertia forces और external forces सबका सम करें तो external forces पॉजिटिव होंगे और inertia forces हम उन्हें रिजॉल्व करने के लिए लगाएंगे, तो अल्टीमेटली सबका सम हो जाएगा जीरो। अब ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे बेसिक एक मास एंड स्प्रिंग सिस्टम के डायग्राम बनाए हैं। पहला डायग्राम में क्या दिख रहा है कि एक फिक्स्ड वॉल से, एक फिक्स्ड रूफ से जब हम एक स्प्रिंग को अटैच करते हैं तब सिर्फ स्प्रिंग के पास अपना स्टिफनेस कोएफिशिएंट K होता है। ओके, देन सेकंड फिगर में मैंने उस पर कुछ मास ऐड किया। अब जब मैं उस पर मास ऐड करूंगा तो स्प्रिंग वो थोड़ी टेंशन में आएगी और अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा ज्यादा खुल जाएगी। तो वो कितना डिस्टेंस नीचे ट्रैवल करती है वो डिस्टेंस मैंने डेल्टा लिखा है। वो स्टिफनेस के कारण जो फोर्स लगेगा मास का डाउनवर्ड फोर्स वो कितना नीचे हटेगी, डेल्टा जितना। तो अल्टीमेटली हमारे मास पे ऊपर साइड स्प्रिंग की स्टिफनेस की वजह से क्या फोर्स लगता है, K इंटू डेल्टा, और नीचे की साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके वेट का फोर्स जो क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटी, वो लगेगा। अब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अब इसे अगर मैं वाइब्रेशंस देना चाहूं तो मुझे क्या, एक्सटर्नल एक्साइटिंग फोर्स देने पड़ेंगे। तो मैंने इस डेल्टा वाली पोजीशन से एक्सटर्नल फोर्स दिया जिसके कारण वो अपना मास नीचे x जितना ले जाती है, x डायरेक्शन और नीचे जाती है, और मास की अल्टीमेट पोजीशन यहाँ पे आ जाती है। अब फाइनली क्या हुआ, उसका डिफ्लेक्शन कितना हुआ, डेल्टा, और ये x टोटल x प्लस डेल्टा जितना डिफ्लेक्शन हुआ। और मास के एनालिसिस करने पर क्या पता चला कि अब भी नीचे की और डाउनवर्ड फोर्स उसका एक वेट का ही लगेगा, बट वाइब्रेटिंग मोशन के कारण अपवर्ड फोर्स उसका एक एक्सेलरेशन का भी लगेगा एंड एक स्टिफनेस के कारण भी लगेगा। स्टिफनेस के कारण क्या, K इंटू द ब्रैकेट ऑफ डेल्टा प्लस एक्स, ये डिस्टेंस, और मास का क्या होगा, m इंटू एक्सेलरेशन, x डबल डॉट को हम एक्सेलरेशन की मदद से जानते हैं। ओके, तो हम फिगर की मदद से क्या जान सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल होगा किसके, स्प्रिंग फोर्स के, जो हमने
मास ऐड किया था एक स्टेडी स्प्रिंग के, उसके कारण उसे डेल्टा डिफ्लेक्शन में आना पड़ा था। ओके, और वो डेल्टा डिफ्लेक्शन में आने के बाद भी वो अगेन एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन गेन कर लेता है, जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं कि उसका जो वेट होगा वो इक्वल होगा उसके रेजिस्टिंग फोर्स के इंटू डेल्टा के। हमने स्टिफनेस की डेफिनेशन में भी पढ़ा था। स्टिफनेस की डेफिनेशन क्या थी कि स्टिफनेस के इज इक्वल टू एफ अपॉन डेल्टा। ओके, तो स्टिफनेस के कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या कह सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा कह सकते हैं हम। ओके, वही फोर्स जो स्प्रिंग के कारण लगेगा वो इक्वल होगा किसके, वेट के कारण जो फोर्स लगेगा उसके। तो अल्टीमेटली दोनों के रिजॉल्विंग के कारण वो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाती है। ओके, अब डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल का एनालिसिस करें तो डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि सम ऑफ इनर्शिया फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो मैंने यहाँ पे मास पे लगते सारे फोर्सेस का एक फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। वेट के कारण जो फोर्स हुआ वो, और ये डिफ्लेक्शन के कारण जो फोर्स आया वो। तो हम सारे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये दोनों फोर्स अपवर्ड लग रहे हैं, सो ये दोनों को मैंने पॉजिटिव लिया, और एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है इसलिए उसे मैंने नेगेटिव लिया, और इक्वल्स टू में 0 रख दिया। अब इस k को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो m इंटू एक्सेलरेशन प्लस k इंटू डिस्प्लेसमेंट प्लस k इंटू डेल्टा माइनस एम जी इक्वल्स टू 0। अब हमने यहाँ पे देखा था कि एम जी इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं और यहाँ पे ये प्लस माइनस में है तो मैं इन दोनों को काट सकता हूं, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचेगा, m इंटू एक्सेलरेशन प्लस k इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0। ये क्यों हुआ, क्योंकि k इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू m इंटू जी, और ये दोनों प्लस माइनस में थे इसलिए कट जाएंगे। ओके, अब फाइनली मुझे अपने स्टैंडर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से उसे इक्वेट करवाना हो तो मैं क्या करूंगा, उस जैसा फॉर्म देने की ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे जो मास है ये पूरी सिस्टम को मैं मास से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे m कट जाएगा, यहाँ पे k डिवाइड बाई m आ जाएगा, और 0 डिवाइड बाई m करूं तो वो 0 ही रहेगा। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, x डबल डॉट प्लस k डिवाइड बाई m इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब जब इससे हम कंपेयर करें अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के, जो क्या है x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास क्या है, k डिवाइड बाई m, तो ओमेगा n के स्क्वायर को हम क्या दिखा सकते हैं, k डिवाइड बाई m, और एल्स ओमेगा n को हम क्या दिखा सकते हैं, अंडर रूट में k डिवाइड बाई m। अब इससे हमें क्या पता चल गया कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो हमें फाइंड आउट करनी है उसके लिए उसका नेचुरल ओमेगा n वो कितना होगा, अंडर रूट में k डिवाइड बाई n। तो अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी का हम फॉर्मूला लगाएं जो क्या होता है, ओमेगा n डिवाइड बाई 2 पाई। तो ओमेगा n की वैल्यू हमें जो यहाँ पे ऑब्टेन हुई है वही वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, और fn नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटू द अंडर रूट ऑफ k डिवाइड बाई m। अब हमने क्या देखा था, mg इक्वल्स टू k डेल्टा, तो मैं जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो g डिवाइड बाई डेल्टा इज इक्वल्स टू k डिवाइड बाई m भी लिख सकता हूं। तो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है, जो क्या हो जाएगा 1/2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ g डिवाइड बाई डेल्टा, जिसमें हमारा g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, और ये फॉर्मूला यूज करें तो k स्टिफनेस कांस्टेंट होगा। सिर्फ एक ही चीज हमें फाइंड आउट करनी होगी फॉर दिस फॉर्मूला मास, फॉर दिस फॉर्मूला डेल्टा विच इज डिस्प्लेसमेंट, ओके, ड्यू टू मास। तो ये हो जाएगा हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी बाय डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। थैंक यू।